नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और रहस्यमयी एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पैरानॉर्मल दुनिया की कार्यप्रणाली और उसकी कुछ बेहद खौफनाक सच्चाइयों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, आज की हमारी ये केस स्टडी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है कि हमारे आध्यात्मिक सुरक्षा के नियम आखिर काम कैसे करते हैं और वो कौन सा पल होता है जब ये नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो यकीनन हमें इंसानी आभा मंडल यानी हमारे ऑरा की ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या किसी का अटूट विश्वास और एक एकदम अभेद्य आध्यात्मिक कवच, क्या वो सिर्फ एक श्राप या महज एक बुरी नजर से टूट सकता है? ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है जो इस पूरी केस स्टडी के बिल्कुल केंद्र में है। बिना आगे की खौफनाक घटनाओं का सस्पेंस खराब किए बस इतना समझ लीजिए कि इस सवाल का जवाब हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। तो इस केस को समझने से पहले थोड़ा सा इस दुनिया के नियमों को क्लियर कर लेते हैं। हमारी इस केस स्टडी की मुख्य किरदार है वृंदा, और वृंदा कोई आम इंसान नहीं थी। उनके पास बचपन से ही तीसरी आंख यानी थर्ड आई की शक्तियां थीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो नकारात्मक शक्तियों और सायों को न सिर्फ महसूस कर सकती थीं, बल्कि उन्हें देख भी सकती थीं। मजे की बात यह है कि वृंदा अपने इस आध्यात्मिक ऑरा को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थीं। वो अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल अक्सर दूसरे लोगों की मदद करने के लिए किया करती थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी भक्ति उन्हें एक तरह से अनटचेबल या अजेय बनाती है। भाग 1, घटना की शुरुआत। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 2016 में, जहां से इस पूरे दुस्वप्न की शुरुआत होती है। वृंदा अपनी दोस्त पार्वती की मदद करने पहुंची थीं और यहीं से वो काला साया उनके जीवन में दाखिल हुआ। पार्वती के घर में उस साये का सामना करते हुए वृंदा ने एक ऐसी भयंकर गलती कर दी जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अपने उसी अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने उस लाल आंखों वाले और खून टपकाते काले साये को सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो सामने आना। वृंदा को ये झूठा भ्रम था कि उनका आध्यात्मिक कवच उन्हें पूरी तरह से बचा लेगा। लेकिन पैरानॉर्मल दुनिया में ऐसी चुनौती कभी भी बिना अंजाम के नहीं जाती। वो साया जो असल में पार्वती के पिता के साथ एक गांव के पेड़ से आया था, अब पूरी तरह से उकसाया जा चुका था। भाग 2, बढ़ता हुआ खौफ। अब जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। उस चुनौती के बाद वो साया वहां से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने वृंदा का पीछा किया और सीधे उनके दिल्ली वाले घर तक पहुंच गया। अब देखिए, ये खौफ रातों रात अपनी चरम पर नहीं पहुंचा, इसका एक पूरा पैटर्न था। 2016 की उस चुनौती के बाद 2017 और 18 के आते आते वृंदा के घर में अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं। लेकिन सबसे डरावना पल तो तब आया जब वृंदा की बहन ने एक कुर्सी पर वृंदा का ही एक हूबहू शैतानी रूप देखा। जरा सोचिए, आंखें एकदम लाल और बाल जमीन को छू रहे थे, जबकि असली वृंदा आराम से बिस्तर पर सो रही थीं। 2019 तक घर में अदृश्य बच्चों के भागने और बालकनी से कूदने की खौफनाक आवाजें आने लगीं। मतलब वो साया अब अकेला नहीं था, वो और भी एंटिटीज को घर में ला रहा था। और फिर 2020 में ये सब एक हिंसक क्लाइमैक्स की ओर मुड़ गया। अगर हम इन घटनाओं को कंपेयर करें तो खौफ का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका था। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा था वो मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक यातना थी। चीजें दिखना, परछाइयां या डरावने साए। लेकिन जैसे ही हम पंजाब की घटनाओं की ओर बढ़ते हैं, ये मनोवैज्ञानिक खौफ सीधे एक क्रूर और हिंसक फिजिकल अटैक में बदल जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव है जो ये साबित करता है कि अब वो साया नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। भाग 3, पंजाब का चरम बिंदु। दिल्ली की इन लगातार नकारात्मक घटनाओं से तंग आकर वृंदा और उनकी बहन 2020 में पंजाब के एक छोटे से गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गईं। लेकिन वहां जो उनका इंतजार कर रहा था वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पंजाब के उस गांव में कुछ औरतें काला जादू करने के लिए कुख्यात थीं। वृंदा के रूप रंग और उनके तेज से जलकर एक स्थानीय डाइन ने बाजार में उन्हें बस एक बार घूर कर देखा और एक कुटिल सी मुस्कान दी। और आप यकीन मानिए, बिल्कुल उसी दिन से वृंदा बुरी तरह बीमार पड़ गईं। ये कोई आम बुखार या सर्दी नहीं थी, उनका शरीर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कई अलग अलग डॉक्टरों से चेकअप करवाने के बावजूद मेडिकल साइंस इस रहस्यमयी बीमारी को समझने या इसका इलाज करने में पूरी तरह से फेल हो गया। भाग 4, खौफनाक रात।
और अब हम आते हैं इस केस स्टडी के सबसे भयानक हिस्से पर, एक ऐसा स्लीप पैरालिसिस का अटैक जिसने वृंदा के हर उस आध्यात्मिक कवच को तोड़ दिया जिस पर उन्हें इतना भरोसा था। रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक वृंदा की आंख खुलती है। वो उठना चाहती हैं, हिलना चाहती हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। वो पूरी तरह से स्लीप पैरालिसिस का शिकार थीं और उनके ठीक बिस्तर के सामने एक मृत औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, पेट की अंतड़ियां फटी हुई थीं और उसके शरीर से एक गहरा काला धुआं निकल रहा था। उसकी जीभ लंबी होकर जमीन को छू रही थी। जरा एक पल के लिए उस बेबसी के बारे में सोचिए, जब इतना भयानक खौफ आपके ठीक सामने हो और आपका शरीर 1 इंच भी हिलने से साफ इनकार कर दे। मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण बुरा सपना बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद क्रूर शारीरिक हमला था। वो मृत औरत का साया अचानक दीवार पर उल्टा रेंगने लगा और वो इतनी जोर से चीखा जैसे किसी को असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही हो। वृंदा को अपने कान में इतनी तेज दर्द हुआ जैसे कोई अंदर बिजली के झटके दे रहा हो और उन्हें वहां से खून टपकने का एहसास हुआ। उनके दाहिने पैर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से दांत गड़ाकर काट रहा है, जिससे उनका पैर पूरी तरह सुन्न पड़ गया। ये भयानक हमला तब जाकर रुका जब वृंदा ने अपनी बची खुची सारी दिमागी ताकत बटोरी, आंखें बंद की और पूरी आस्था के साथ अपने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू किया। भाग 5, चिकित्सा परिणाम, आध्यात्मिक साक्ष्य। अब आता है इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग और क्रूशियल पॉइंट। अगली सुबह जब हम मेडिकल डेटा और आध्यात्मिक निदान को कंपेयर करते हैं तो क्या सच सामने आता है। जब इन दोनों सबूतों को आमने सामने रखा गया ना, तो जो रिजल्ट सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कंफर्म किया कि वृंदा के कान में इलेक्ट्रिकल ट्रॉमा के निशान हैं, जैसे वहां सच में बिजली का करंट लगा हो और उनके दाहिने पैर के साथ कोई फिजिकल छेड़छाड़ हुई है। दूसरी ओर जब गांव के एक जाने माने पंडित जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी हूबहू यही बात कही। पंडित जी ने बताया कि उस स्थानीय डायन ने हाल ही में मरी एक औरत की आत्मा को बांध रखा था और काले जादू के जरिए उसी आत्मा को वृंदा पर छोड़ दिया था। मतलब मेडिकल साइंस के चोट के निशान और पंडित जी का आध्यात्मिक निदान दोनों बिल्कुल एक ही डरावने सच की गवाही दे रहे थे। अब वृंदा को इस दुस्वप्न से सुरक्षित बाहर निकालना बहुत जरूरी था। इसके लिए पंडित जी ने एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया। सबसे पहले पंडित जी ने बताया कि डायन ने गांव के चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच रखी है, इसलिए पहला कदम था उस हमलावर आत्मा को सख्ती से गांव की सीमाओं के भीतर ही बांधना। दूसरा कदम था बिना एक भी पल गवाए वृंदा और उनकी बहन को तुरंत वहां से निकालकर दिल्ली वापस भेजना। और तीसरा सबसे अहम कदम, दिल्ली पहुंचते ही घर की पूरी शुद्धि के लिए सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाना, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे पीछे घर में ना टिक सके। भाग 6, आभा मंडल का विज्ञान। तो आखिर इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? चलिए इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सबक को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आध्यात्मिक भेद्यता का विज्ञान काम कैसे करता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। वृंदा जो कभी किसी साये से नहीं डरती थीं, उन्होंने खुद माना कि उस रात पंजाब में उन्होंने पहली बार खौफ को इतने करीब से महसूस किया था। और विज्ञान यही है दोस्तों, जैसे ही कोई इंसान डरता है उसके शरीर की ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन अचानक से नीचे गिर जाती है। वो आभा मंडल, वो ऑरा जिसे आपने सालों के ध्यान और भक्ति से एक मजबूत ढाल की तरह बनाया था, वो डर के एक ही झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही आपका ऑरा कमजोर पड़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी सीधे उन नकारात्मक शक्तियों से मैच कर जाती हैं, जिससे उन्हें आप पर हावी होने का पूरा रास्ता मिल जाता है। तो दोस्तों, यह पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सभी आम जिंदगी में खुद को बहुत मजबूत मानते हैं, लेकिन जब कोई अनजान और खौफनाक डर अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या हमारी आस्था और हमारा वो आभा मंडल उस समय भी उतना ही मजबूत रह पाएगा? डर की असल कीमत क्या होती है, इस केस स्टडी ने हमें ये बहुत ही करीब से दिखाया है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और सुरक्षित रहें।